पारिवारिक विधि के अंतर्गत आज हम देखेंगे मुस्लिम विवाह में जो निकाह है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, और इस जो कथन है उसकी व्याख्या करेंगे कि मुस्लिम विवाह के अनुसार जो निकाह है वो एक संस्कार नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक संविदा है। तो निकाह इज नॉट अ सैक्रामेंट बट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इस कथन की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, सर रोलैंड विल्सन जो हैं इन्होंने लिखा है कि निकाह जो है वो यौन संबंध को वैध करने और संतान उत्पन्न करने के निमित्त एक संविदा है। तो ये काहे के लिए कॉन्ट्रैक्ट है? यौन संबंध को, सेक्सुअल रिलेशनशिप को वैलिड करने के लिए और जो संतान उत्पन्न होती है उसकी परिस्थिति बताने के लिए एक संविदा होती है इस तरह। इसी प्रकार जो बैली हैं उनका मानना है कि निकाह एक संविदा है जिसका उद्देश्य संभोग, सेक्सुअल इंटरकोर्स तथा संतानोत्पत्ति का अधिकार प्राप्त करना है। तो ये भी जो निकाह है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स और संतान उत्पत्ति का जो अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखें हिदाया का क्या कहना है। हिदाया निकाह की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मुस्लिम विधि के अनुसार निकाह स्त्री और पुरुष के बीच एक ऐसी संविदा है। तो इन्होंने भी इसे क्या कहा है? कॉन्ट्रैक्ट कहा है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? उन दोनों के समागम, सेक्सुअल इंटरकोर्स को वैलिडिटी, वैधता प्रदान करना तथा संतान उत्पन्न करना होता है। अब यहीं पे एक केस देखते हैं हम, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस। इस केस में विवाह की परिभाषा देते हुए न्यायाधीश महमूद ने कहा था कि मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप से प्योरली जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और ये कोई सैक्रामेंट नहीं है। तो इन सभी परिभाषाओं को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो निकाह है वो क्या है? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या करता है? मेल फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उनकी वैलिडिटी के लिए और संतान उत्पत्ति करने के लिए और संतानों को वैधता प्रदान करने के लिए, उनको वैलिडिटी देने के लिए ये किया जाता है। अब जहाँ तक निकाह के एक धार्मिक पक्ष का जो प्रश्न है, तो यहाँ पे मोहम्मद साहब ने कहा है कि विवाह जो निकाह है मेरा सुन्ना, आचरण द्वारा स्थापित उपदेश है और जो लोग जीवन के इस ढंग को नहीं अपनाते हैं वे मेरे अनुयायी नहीं हैं। तो इस्लाम में भिक्षु धर्म नहीं है। इस प्रकार विवाह एक धार्मिक कर्तव्य सा हो जाता है। और अब्दुल रहीम ने लिखा है कि विवाह जो है, निकाह की प्रकृति धार्मिक है, इबादत और सांस्कारिक है, मुआमला दोनों ही प्रकार की है। तो यहाँ पे निष्कर्ष रूप में हम ये बोल सकते हैं ये इबादा भी है और मुआमला, सांसारिक और धार्मिक है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो एक वैलिड निकाह है उसके क्या एसेंशियल्स होते हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ देखते हैं कि सबसे पहले तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड निकाह जो है उसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं कि इजाब का मतलब होता है प्रस्ताव करना और कबूल का मतलब होता है स्वीकृति। तो मुस्लिम विधि के अनुसार क्या है? विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। जिस प्रकार संविदा कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्षकार की परस्पर अनुमति के बिना
संभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, निकाह भी जो है एक पक्ष के प्रस्ताव और दूसरे पक्ष की स्वीकृति, मतलब इजाब और कबूल से पूरा होता है। तो यहाँ पे एक केस है रशीदा खातून वर्सेस SK इस्लाम, 2005 का मामला है, उड़ीसा का, में एक पुरुष ने एक स्त्री के साथ विवाह का आश्वासन दिया, उसके साथ सहवास भी करने लगा। कुछ समय बाद इस सहवास से एक बच्चा का जन्म होता है। तो यहाँ पे उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि चूंकि इस विवाह में शादी के प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया गया था, बल्कि भविष्य में विवाह किए जाने का आश्वासन था, अतः इस तरह के आश्वासन पर सहवास करने से विवाह जो है वो नहीं होता है। अतः पत्नी जो है को विवाहित स्त्री की पारिस्थिति स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार देखिए कि एक और केस है काजी मोहम्मद नजमुद्दीन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, कि इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसने ये डिसाइड किया कि एक साधारण मुस्लिम भी विवाह के अनुष्ठानों को पूर्ण कर सकता है, काजी की उपस्थिति जो है यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। अब देखिए कि यदि जो प्रपोजल है, जो इजाब है, में कोई शर्त हो तो विवाह की संविदा पूरी नहीं होती है, तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। सामान्यतः जो मुस्लिम विधि में एक मध्यस्थ एजेंट की आवश्यकता होती है जो विवाह संविदा को परिपूर्ण करता है। नाबालिग एवं पागल के विवाह में उनके अभिभावक जो होते हैं वो ही एजेंट, बतौर एजेंट जो है अभिकर्ता काम करते हैं। देखिए इजाब और जो कबूल है उसके कोई प्रमुख ढंग नहीं होते। इसका साक्ष्य की स्त्री ने अपनी सहमति विवाह के लिए दे दी है और पुरुष ने मेहर देना स्वीकार किया है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये आप इसमें बोल सकते हैं कि ये अगर हो जाते हैं तो ये जो आपका विवाह है वो पूर्ण हो जाता है। तो ये डिसाइड किया गया था आपका मुसम्मात बशीरन वर्सेस मोहम्मद हुसैन में। तो अगर यहाँ पे क्या है कि इजाब और कबूल पूरा हो जाता है तो जो विवाह है वो पूर्ण हो गया, ऐसा समझा जाएगा। अब देखिए एक इजाब और जो कबूल है वो एक ही बैठक में होना चाहिए। तो ये देखिए कि ये जो मीटिंग है वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए। यदि इजाब जो है एक बैठक में और अगर कबूल जो है वो दूसरी बैठक में होता है तो ये जो विवाह है उसको मान्य नहीं माना जाता है। और विवाह का जो इजाब और कबूल है वो मौखिक भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, या फिर रिटन भी हो सकता है। अब लिखित प्रस्ताव जो होता है, लिखित जो प्रपोजल है, इजाब है, और स्वीकृति जो है, कबूल, निर्मित वैवाहिक संबंध काबीनामा कहलाता है। तो अगर ये रिटर्न है इजाब और आपका कबूल, तो ये काबीनामा कहेगा, जिसे विवाह के प्रमाण का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी माना जाता है। तो जब दूसरे पक्ष ने स्वीकृति दे दी, कबूल कर लिया, तो विवाह जो है वो पूर्ण हो जाता है। सुन्नी कानून में स्वीकृति के पहले प्रस्ताव होना अनिवार्य है। तो ये सुन्नी जो है उसमें क्या है कि जो प्रपोजल है, इजाब जो है वो पहले होना चाहिए कबूल के, और सिया जो लोगों में है ऐसा कोई जरूरी नहीं है सिया संप्रदाय में। तो हमने देखा कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड निकाह जो है उसमें इजाब और कबूल का क्या महत्व है। तो आवश्यक शर्तों के अंतर्गत हम देखते हैं अब सहमति, जो कंसेंट है उसके बारे में। तो मुस्लिम विवाह के विधिमान्य होने के लिए पक्षकारों का या उसके अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। पक्षकार यदि वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क वाले हैं तो उनकी स्वेच्छा सहमति भी अपेक्षित है। इसमें स्वतंत्र सहमति की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार का डर, दबाव या धोखा नहीं होना चाहिए। यदि विवाह बिना स्वतंत्र सहमति के है
तो वह बाद में रद्द किया जा सकता है। अवयस्क लड़कों के विवाह अभिभावक की सहमति के बिना अमान्य होते हैं। अब देखें विटनेस के बारे में। तो सुन्नी कानून के अंतर्गत जो है, तो सुन्नी कानून के अंतर्गत विवाह के प्रस्ताव व स्वीकृति के समय 2 पुरुष और 2 स्त्रियां की उपस्थिति अनिवार्य है। उसकी मतलब इस साक्षियों को स्वस्थ चित्त, बालिग और मुसलमान होना चाहिए। और सिया के अनुसार जो है, तो सिया कानून में क्या है कि विवाह के समय साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी आवश्यकता विवाह विच्छेद के समय ही पड़ती है। अब विवाह का पंजीकरण देखें तो सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का जो मामला था 2006 का, जो हमने हिंदू विधि में भी देखा है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह डिसाइड किया है कि सभी व्यक्तियों के विवाह जो भारतीय नागरिक हैं, चाहे उनका संबंध किसी भी धर्म से हो, अपने अपने राज्य में जहां वो निवास करते हैं, जहां पे उनका विवाह संपन्न हुआ है, वहां पे पंजीकरण करवाना आवश्यक है। न्यायालय ने आगे ये भी मत दिया था कि पंजीकरण महत्वपूर्ण सांख्यिकी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब सक्षमता के बारे में देखते हैं कि प्रत्येक मुसलमान, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, वह पति पत्नी के योग्य समझा जाता है। जो व्यक्ति बालिग एवं स्वस्थ चित्त है वह स्वतः विवाह कर सकता है, और जो नाबालिग है और जो पागल है वे अपने अभिभावक की मध्यस्थता द्वारा ही विवाह कर सकते हैं। अब विवाह की क्षमता के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं कि सबसे पहला तो ये है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो एसेंशियल है वो ये है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, और तीसरा है कि मेजॉरिटी मतलब वयस्कता होनी चाहिए, अवयस्क नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं सक्षमता के लिए। और मुस्लिम विवाह में मेहर और विवाह विच्छेद से संबंधित मामलों के लिए वयस्कता की जो उम्र है वो 18 वर्ष न होकर यौनावस्था की उम्र मानी जाती है। नाबालिग का अर्थ अवयस्कता, और हनाफी कानून के अंतर्गत स्त्री या पुरुष को 15 वर्ष की आयु के बाद बालिग मानते हैं, और सिया कानून के अंतर्गत स्त्री की वयस्कता उसके रजस्वला होने के समय से मानते हैं। रजस्वला होने का साक्ष्य न मिलने पर उसे 15 वर्ष की आयु में वयस्क मान लिया जाता है। अब विवाह में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में देखें कि पक्षों के विवाह में कोई बाधा न होनी चाहिए। तो इस पूर्ण निषेध या जिनसे विवाह निष्प्रभावी हो जाता है, तो एक तो होता है आपका पूर्ण, तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज यह है कि रक्त संबंध जो ब्लड रिलेशन होता है के कारण कोई भी मुस्लिम पुरुष जो है वो कुछ स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता। जैसे माता या दादी चाहे जितनी भी पीढ़ी में हो, पुत्री और पौत्री चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, बहन चाहे सगी हो या सौतेली या सहोदर हो, भतीजी या भाई बहन की नतनियों और पोतियों से चाहे वो जितनी भी पीढ़ी नीचे हो, बुआ मौसी और चाचा मामा आदि की बुआ मौसी आदि चाहे जितनी भी उच्च पीढ़ी की हो। अब उसके बाद विवाह संबंध जो है उसके अंतर्गत देखिए कि विवाह संबंध एक ऐसा आधार है जिसके कारण 2 स्त्री पुरुष विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते। कोई मुसलमान अपनी पत्नी के पूर्वजों तथा वंशजों और पूर्वजों तथा संतानों की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। वह सौतेली माता से भी विवाह नहीं कर सकता है। उसके बाद देखें धात्रेय संबंध के बारे में, तो ऐसे स्त्री पुरुष के बीच भी विवाह संबंध वर्जित है जिन्होंने एक ही माता का दूध पिया हो। तो कोई भी मुसलमान उस स्त्री से विवाह नहीं कर सकता जिसने उसे अपना दूध पिलाया हो। तो रक्त संबंध, विवाह संबंध और धात्रेय संबंधों पर आधारित जो निषिद्धियां हैं का उल्लंघन करने पर विवाह जो होता है वो शून्य हो जाता है। अब देखिए कि बहुपत्नी जो है, तो स्त्री दूसरी बार तब तक विवाह नहीं कर सकती जब तक का उसका विवाह जो है प्रथम विवाह वो कायम रहता है। अब उसके बाद देखते हैं हम सापेक्ष अक्षमता के आधार पे, तो रिलेटिव इनकैपेबिलिटी जो है इनकैपेसिटी जो है कि सापेक्ष अक्षमता या निषेध से उन निषेधों का मतलब होता है जिसमें स्त्री पुरुषों के जो संबंध होते हैं वो कुछ विशेष परिस्थितियों में वर्जित होते हैं।
तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एक है आपका बहुविवाह, तो किसी सुन्नी मुसलमान का 4 पत्नियों के रहते हुए 5वीं महिला के साथ विवाह करना जो है ना, और शिया पुरुषों की में 5वीं महिला के साथ किया गया विवाह जो होता है वो शून्य होता है। उसके बाद अवैध संबंध, अवैध संयोग जो है उसके बारे में देखते हैं कि मुस्लिम विधि में ऐसी 2 औरतों से विवाह की मनाही है जो एक दूसरे की बहनें हों। उसके बाद आप देखें कि उचित साक्ष्यों की अनुपस्थिति में जो विवाह होता है, तो सुन्नी विधि में 2 गवाहों की उपस्थिति में विवाह संपन्न होना चाहिए। शिया विधि के अंतर्गत साक्ष्यों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह जो होता है वो विधि मान्य होता है। फिर धार्मिक असमानता जो है, तो किसी सुन्नी पुरुष को मुस्लिम या किताबिया महिला मतलब ईसाई या यहूदी महिला से विवाह करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन गैर मुस्लिम एवं गैर किताबिया महिला से विवाह करने पर सापेक्ष निषेध है। तो ये आपका बताया गया था इमाम हुसैन वर्सेस जनाती के केस में 2008 का मामला था ये, कि हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष के बीच विवाह अनियमित होता है, इर्रेगुलर होता है, और शिया विधि में किसी गैर मुस्लिम महिला चाहे वह किताबिया ही क्यों ना हो, विवाह जो होता है वो शून्य होता है। और इद्दत की अवधि बिताई हुई जो स्त्री होती है, तो उसके बारे में क्या है कि विवाह विच्छेद के पश्चात विधवा या तलाकशुदा महिला को इद्दत की अवधि पूर्ण करनी पड़ती है। मृत्यु या विवाह विच्छेद के बाद विवाह संबंध पूर्णतः नहीं टूट जाता है और कुछ समय तक चालू रहता है। इस अवधि को क्या कहते हैं? इद्दत कहलाती है ये। जब तक कि इद्दत की अवधि समाप्त न हो जाए, इद्दत बिताई हुई स्त्री दूसरा विवाह मतलब नहीं कर सकती है। तो अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि अब हम देखते हैं कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वैलिड निकाह जो है उसके मतलब एक वैध निकाह के क्या क्या परिणाम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए पारस्परिक अधिकार व कर्तव्य मिलते हैं, राइट्स एंड ड्यूटी मिलती है। तो इसमें आप देखें कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के उत्तराधिकारी होने का हक मिलता है। फिर उसके बाद आपका यौन संभोग कर सकते हैं। उसके बाद देखें आपकी पक्षों में निषेधात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। उसके बाद देखें कि पक्षों में विधिक शर्तों को दोनों बाधित करती हैं। उसके बाद देखिए आपकी विवाह के समय सभी पुरुष एवं अपनी पूर्व हैसियत शिया सुन्नी में बने रह सकते हैं। फिर पत्नी जो है पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। उसके बाद आपस में पति पत्नी के बीच उत्तराधिकार का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद देखें पति पत्नी के ऊपर वैवाहिक अधिकार का प्रयोग करने का हक मिल जाता है। और इसी प्रकार और देख सकते हैं कि विवाह विच्छेद के उपरांत पत्नी को इद्दत का पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एक वैध निकाह के परिणाम हो सकते हैं। तो हमने देखा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो एक वैध निकाह है उसकी आवश्यक शर्तों को देखा, उसके परिणाम को देखा और जानने का प्रयास किया कि निकाह का क्या तात्पर्य होता है। और निकाह की जो प्रकृति है, नेचर के बारे में हमने देखा कि ये एक सिविल संविदा समझी जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख पाएँ तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। और अगर आप इसी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।